प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ताहिर अल कादरी की वापसी, अब फिर सजेगा मैदान, धरना होगा या कुछ और। बदअमनी भी, दहशत गर्दी भी और इलेक्शन भी, आखिर होने क्या जा रहा है, अल्लाह खैर ही करे। अफगान सदर हामिद करज़ई कहते हैं कि हम यूनियन लाइन को नहीं मानते। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? पाक भारत पानी का मसला, भारत ने जो किया सो किया, हमने खुद क्या किया? आज जब मुल्क धमाकों से लरज रहा है तो मुल्क की सियासत में भौचाल लाने के लिए शेख उल इस्लाम एक बार फिर वतन वापस पहुंच रहे हैं। 2002 के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले शेख उल इस्लाम के नज़दीक आज वोट देना गुनाह कबीरा है। अल्लामा साहब ने सियासत नहीं रियासत बचाओ के नारे तले जनवरी 2013 में एक भरपूर लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया, लेकिन अपने मुतालबात को मनवाने में यकसर नाकाम रहे। करप्शन के निज़ाम के खात्मे के लिए उन्होंने इंतखाबात के दिन धरनों का ऐलान किया। अब इन्हीं धरनों को अंजाम देने के लिए एक बार फिर उनकी आमद है। इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात और गू मगू के शिकार मुल्क की सियासी हालात, पाकिस्तानी सियासत में उनकी आमद कुछ हैजान बर्पा करेगी या नहीं, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन फिलहाल देखना यह है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनल मुनकर के नारे तले होने वाले इनके ये धरने किस हद तक मुल्क को करप्शन से पाक कर पाएंगे। मई को जहां मुल्क भर में इंतखाबात का अमल जारी होगा, वहीं डॉक्टर ताहिर अल कादरी मुख्तलिफ शहरों में धरने देंगे। मौलाना साहब के मुताबिक इनके धरनों का मकसद इलेक्शन का बायकॉट नहीं, बल्कि पाकिस्तान में तब्दीली और करप्शन के निज़ाम का खात्मा है। सवाल यह है कि कादरी साहब मुल्क से करप्शन का खात्मा सियासत की बजाय किसी और तरीके से करना चाहते हैं। इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेंट्रल प्रेसिडेंट जनाब रहीक अब्बासी साहब। भाई साहब, वेलकम इन द शो। आज शेख उल इस्लाम वापस आ रहे हैं, ये बताइए कि अब आपका प्लान क्या है? आप कायम हैं, धरने देंगे पोलिंग वाले दिन? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह पोलिंग वाले दिन 11 मई को पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में पुरअमन धरने होंगे और इन धरनों का मकसद पाकिस्तान के अवाम का वो जो एक जज्बा है, जो पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम इंतखाब के ज़रिए कोई तब्दीली नहीं आ सकती, और जो हमारा मौक़िफ़ है 23 दिसंबर से लेकर अब तक, वो बड़ा वाज़ेह है कि जब तक ये निज़ाम इंतखाब तब्दील नहीं होगा, इस निज़ाम इंतखाबात की मौजूदगी में किसी किस्म की कोई मस्बत तब्दीली नहीं आती। लेकिन अब्बासी साहब, एक बड़ा सवाल है कि खुद शेख उल इस्लाम 2002 में इसी निज़ाम के तहत उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, MNA इलेक्ट हुए, लेकिन अब यह कहना कि इसमें वोट डालना गुनाह कबीरा है। देखिए जी, 2002 में उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 2004 में उन्होंने इस निज़ाम को अंदर से देखकर रिज़ाइन कर दिया, और वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले MNA थे जिन्होंने असम्बली में जाकर MNA की सीट को लात मारी और बाहर आ गए। और उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि मौजूदा निज़ाम के तहत ये जो असम्बलियाँ बनती हैं, यहाँ आवाम के हुकूक की बात नहीं होती, यहाँ ये असम्बलियाँ बाइख्तियारी नहीं है, और इन असम्बलियों में आने वालों को आवाम की कोई फिक्र नहीं है, वो आवाम में से नहीं है, वो आवाम के नुमाइंदे नहीं है। किस तरह तब्दीली लाएंगे? इस निज़ाम में जाकर ही आप तब्दीली ला सकते हैं। ये निज़ाम की मिसाल उस घर की सी है जो घर बोसीदा हो चुका हो। अगर इस घर के अंदर रहकर कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेगा तो वो अपनी जान को खतरे में डालेगा। अब इस घर को मस्मार करना होगा और नए सिरे से उस घर की बुनियाद रखनी होगी। कैसे मिसमार करना होगा? देखिए जी, उसका तरीका सिर्फ ये है कि जब तक मौजूदा निज़ाम इंतखाब रहेगा तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि आपने देख लिया, लेकिन इस निज़ाम को 62-63 का जो मजाक हुआ वो आपने देख लिया। और फिर उसके बाद जिस तरीके से सारे टैक्स चोरी करने वाले, कर्जे खाने वाले, जाली डिग्रियों वाले, करप्शन करने वाले सारे के सारे लोगों को इलेक्शन कमीशन ने और ट्रिब्यूनल्स ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया, और सारे के सारे दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये सारे करप्ट लोग ही इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे तो उसे करप्शन में इजाफा नहीं होगा तो और क्या होगा? लोग एक सवाल करते हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान में धमाकों के जरिए कोशिश की जा रही है कि लोग पोलिंग स्टेशन पर ना जाएं, उम्मीदवारों को कत्ल किया जा रहा है, पहले ही ऐसी एक फजा है कि कम लोग जाएंगे। अब शेख उल इस्लाम भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप धरना देंगे पोलिंग वाले दिन, तो ये सब जो एक मिली जुली स्कीम का हिस्सा नहीं लगता? देखिए, हम किसी को जबरदस्ती वोट डालने से नहीं रोकेंगे। हमारा मकसद इन धरनों का इलेक्शन को रुकवाना नहीं है। सुनिए, बड़ी वजाहत के साथ हम ये बात कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं। 17 मार्च को लियाकत बाग में भी हमारे कायद ने ये बात वजाहत के साथ कही थी कि हम इलेक्शन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, जो वोट डालना चाहे वो जाए और वोट डाले। लेकिन हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है कि इस निज़ाम इंतखाब को तब्दील नहीं किया गया,
इसमें इस्लाहात नहीं की गई। लॉन्ग मार्च डिक्लेरेशन जो इस्लामाबाद में साइन हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। 62-63 का मजाक उड़ाया गया है और दोबारा उन्हीं लोगों को इलेक्ट करने का एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म बना लिया गया और इसमें सारे के सारे लोग और सारे इदारों की आपस में मिली भगत है और मुकमका है। लिहाजा हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अवामी शऊर को बेदार करने के लिए और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पोलिंग स्टेशन से दूर किसी जगह पर पुरअमन अंदाज में इस निज़ाम को मुस्तरद करने का पैगाम बुलंद करेंगे और धरने देंगे। अब्बासी साहब, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जहां पर कोई जलसा करने की बात की जाती है, धमाका हो जाता है, आप उन लोगों की सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त करेंगे? देखिए जी, जो धमाका हो जाता है और जो धमाके हो रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? जो पाकिस्तान में आज दहशतगर्दी की सूरत हाल है, इसके जिम्मेदार क्या आवाम है, क्या आप हैं, क्या मैं हूं? क्या ये वही लोग नहीं हैं कि जो दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो 30-30, 40-40 सालों से जो इक़्तिदार में रहे हैं, कभी आमरों की छतरी के नीचे इक़्तिदार में रहे हैं, कभी जमहूरियत के नाम पर आकर उन्होंने अवाम पर आमरीत मुसल्लत की है। गुज़श्ता 5 सालों ने अवाम को क्या दिया? देखिए दहशतगर्दी कहां से कहां पहुंच गई, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, लोड शेडिंग का क्या हाल है। अब्बासी साहब, एक बात तो ये लोग, ये क़यादत और ये नाम निहाद सियासतदान और लीडर और इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले लोग जिम्मेदार हैं। एक बात जरा मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इससे पहले शेखुल इस्लाम ने भी ऐलान किया था कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था मुज़ाकरात हुए, क्या अब भी धरने के इशू पर आप मुज़ाकरात करेंगे? देखिए, ये बात शेखुल इस्लाम ने नहीं कही थी, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। शेखुल इस्लाम ने कहा था कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और अब मुज़ाकरात पार्लियामेंट हाउस के सामने D² पर होंगे और हमने मुज़ाकरात उससे पहले नहीं किए, वहीं किए। लिहाजा मुज़ाकरात के दरवाजे उस वक्त भी हमने बंद नहीं किए थे, तो इसमें तो मुज़ाकरात का कोई मामला निकलता ही नहीं है। देखिए, हर शहरी का एक हक मैंने है, इसीलिए ये आईनी और जमहूरी हक है, ये आईनी और जमहूरी हक है कि अगर कोई किसी मौक़िफ़ पर अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहे तो उसको ये आइन ने ये हक दिया हुआ है। लिहाजा उस हक का इस्तेमाल करते हुए हम पुरअमन धरने देंगे, हम पोलिंग के रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हर शहर में इस निज़ाम इंतखाब को मुस्तरद करते हुए इन धरनों में शरीक होगी और इस गैर आइनी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए गैर आइनी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं और इन गैर आइनी इलेक्शन के जरिए जो हुकूमत बनेगी वो भी गैर आइनी होगी, वो अवाम की ताईद उसे हासिल नहीं होगी, वो हुकूमत स्टेबल नहीं होगी, वो हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं करेगी। 11 मई की शाम को और 12 मई को आप देखिएगा कि फिर यहाँ बोलियां लगेंगी, फिर जोड़ तोड़ होगा, फिर एक स्प्लिट मैंडेट मिलेगा और इस मुल्क को शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने कहा था कि बातें सारी तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है। आपकी बातें सारी सही हो सकती हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछली दफा आपने मुज़ाकरात किए, आप खुद फरमा रहे हैं उसका नतीजा नहीं निकला। अब ये धरना आप कह रहे हैं कि आप जरूर देंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात पर जो भी नतीजा होता है, उस पर जो भी फैसला होता है, उस पर वो अमल नहीं करते। देखिए जी, हमारे मुज़ाकरात इस मौके पर किसी सियासी जमात से तो करने बनते नहीं है। निगरान हुकूमत से हमारी बातचीत चल रही है। हमने उन्हें बताया कि ये पूरा अमन एहतिजाज करना हमारा हक है। इजाजत दी उन्होंने? करता हूँ, हमें हर जगह हमारी तंजीमात, DCOs और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे राब्ते में है और हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुशावरत के साथ जगह फाइनल करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये फर्ज बनता है कि अंदाज़न कितने मकाम होंगे जिस पर आप धरना देंगे? क्योंकि जाने से पहले शेखुल इस्लाम की जानिब से कहा गया था तकरीबन 3000 पॉइंट्स आपने 3000 नहीं थे, फिर अगेन 300 बड़े शहरों में, तमाम पाकिस्तान के शहरों में धरने होंगे और हर बड़े शहर में ज़ाहिर है उसकी आबादी के लिहाज से धरने का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा और तकरीबन 100 शहरों में तो बहुत बड़े पैमाने पर धरने होंगे। बाकी तकरीबन 300 शहरों में पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में धरनों का इत्माम किया जा रहा है और हर शहर में एक जगह होंगे। मैं वज़ाहत के साथ ये बताना चाहता हूँ, शहर में एक जगह होंगे, पोलिंग स्टेशन के बाहर नहीं होंगे। हम पोलिंग के अमल में कोई रुकावट नहीं बनेंगे, हम किसी को वोट डालने से जबरन नहीं रोकेंगे। हमने एक पैगाम आवाम तक पहुँचा दिया है कि ये निज़ाम तब्दीली नहीं लाएगा। लिहाजा जो लोग ये समझते हैं कि इस निज़ाम के ज़रिए तब्दीली नहीं आ सकती और इस निज़ाम में वही चेहरे दोबारा आ रहे हैं, वो हमारे धरने में शरीक होंगे। लेकिन जो चेहरे दोबारा आ रहे हैं वो तो अवाम के वोटों से इलेक्ट होकर आ रहे हैं, तो अगर आप इस निज़ाम में नहीं जाएंगे, मेरा फिर आपसे ये सवाल है, इस निज़ाम को मिसमार आप कैसे सारी चीज़ों को करेंगे? क्या तरीक़ाकार होगा? आप मार्शल लगाना चाहते हैं? जी, हम मार्शल नहीं लगाना चाहते। अगर मार्शल लगवाना चाहते तो लॉन्ग मार्च के दिन हमारे पास मार्शल लगवाने का बड़ा वाज़े एक मौका था, मगर हमने उधर भी मार्शल को अवॉइड करने के लिए मुज़ाकरात को तरजीह दी है। देखिए, जब अवाम किसी निज़ाम को मुस्तरद कर देते हैं, अगर अवाम इस निज़ाम इंतखाब को मुस्तरद कर देते हैं तो लेकिन इसका क्या पैमाना है कि लोग तो जलसों में जा रहे हैं, लोग तो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, तो लोगों ने तो इस निज़ाम को मुस्तरद नहीं किया। लोग जलसों में जा रहे हैं, इस आपकी बात दुरुस्त है। पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, सारी की सारी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। दो तरह के लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक वो लोग हैं कि जो इस निज़ाम की पैदावार हैं,
ये निज़ाम उनकी वजह से है और वो इस निज़ाम की वजह से हैं। लिहाजा वो हमेशा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, चूँकि ये निज़ाम नहीं रहेगा तो उनकी करप्शन के रास्ते बंद हो जाएंगे, उनकी बदमाशी के रास्ते बंद हो जाएंगे, वो अरबों रुपए के कर्ज नहीं ले सकेंगे, उनको टैक्स देना पड़ेगा, अदल व इंसाफ का दौर दोहरा होगा। लिहाजा उन लोगों ने तो इस निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं हमेशा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो भी इस निज़ाम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस निज़ाम की मिसाल बहुत बहुत शुक्रिया कान की है, जो इसमें जाएगा वैसा ही बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। ये थे रईक अब्बासी जो कह रहे थे कि हर हाल में धरना दिया जाएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। बदअमनी भी, दहशत गर्दी भी और इलेक्शन भी, आखिर होने क्या जा रहा है? अल्लाह खैर ही करे। वेलकम बैक। एएनपी, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ और जेयूआई भी दहशतगर्दी का शिकार हैं। कुरम एजेंसी में जेयूआई के उम्मीदवार मुनीर औरकज़ई के जलसे में होने वाले धमाके में 15 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। सवाल ये पैदा होता है कि इन धमाकों के पीछे तालिबान के अलावा कोई ग्रुप है या तालिबान मौलाना फजलुर रहमान से नाराज हो गए हैं। यह भी मुमकिन है कि इन धमाकों के पीछे कोई और गैर मुल्की ताकत हो जो चाहती हो कि इलेक्शन की बजाय पाकिस्तान इंतशार का शिकार हो। आज बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में नेशनल पार्टी के सदर और इंतखाबी उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच पर भी हमला हुआ। ये वाकयात बता रहे हैं कि अब तमाम सियासी जमातें बगैर किसी तफरीक के दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। इसी तरह कुरम एजेंसी से कराची तक हर शहर धमाकों की लपेट में है। खुदा खैर करे, क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। अगर दहशतगर्दी का यह सिलसिला जारी रहता है तो क्या साफ शफाफ इंतखाबात हो पाएंगे? निगरान हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है कि उसने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन ये कैसे इंतजामात हैं कि उम्मीदवारों और उनके कारकुनों समेत हर शख्स परेशान है। सियासी जलसों और रैलियों में जानने वाले ये नहीं जानते कि वो खैरियत से वापस घर पहुंच भी सकेंगे या नहीं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने तो सारा इल्जाम साबिक पंजाब हुकूमत पर डाल दिया है और कहा है कि अगर लश्कर जंगवी के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन मलिक साहब गालबन ये भूल गए हैं कि वो खुद भी वफाकी वजीर दाखिला थे और अगर पंजाब हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावटें डाली तो ये काम उन्होंने खुद क्यों नहीं किया? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रुस्तम अहमद। वेलकम जी रुस्तम साहब। ये सारी जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, KPK में रोज़ाना धमाके हो रहे हैं, बलूचिस्तान में धमकियाँ मिल रही हैं, कराची में भी वही सूरत हाल है, ये इलेक्शंस रुकवाने में कौन सा हाथ है? कौन चाहता है पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में उनको भी मालूम है, जो लोग ये धमाके करा रहे हैं, जो ये ब्लास्ट करा रहे हैं, कि इलेक्शंस इनसे इनकी वजह से इलेक्शन नहीं रुकेंगे, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। मुख्तलिफ अवामिल कार फरमा हैं इस सारी सूरत हाल में, और बड़ी बात यह है कि इदारे इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं और इस हद तक ज़ईफ़ हो चुके हैं कि ऐसे लोगों को जो ये प्लान करते हैं या स्पॉन्सर कराते हैं या फाइनेंस कराते हैं, ऐसे लोगों को प्लानिंग के स्टेज में या एग्जीक्यूशन के स्टेज में रोका नहीं जाता, न उनकी निशानदेही की जाती है। आखिरी बात यह है कि आज तक इन इतने वाक़यात हुए, लेकिन एक वाक़े की जड़ तक हम नहीं पहुँचे कि ये किसने कराया है, किसकी माँ पे ये धमाका हुआ है, कौन मोटिव्स क्या थे, कौन इसके पीछे थे। तो अगर कानून के लंबे हाथ इन लोगों तक नहीं पहुंच सके और मुसलसल ये साबित हो रहा है, इसका मकसद ये है कि इदारे ने अपना काम तकरीबन छोड़ दिया है और मुल्क ऐसे लोगों के रहम करम पर है जो कि जहां चाहें और जब चाहें वार कर सकते हैं। जमहूरियत पर भी वार करते हैं, सियासी पार्टीज पर भी वार करते हैं, अफराद पर भी वार करते हैं। महमद साहब, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात होती थी, अब जो सियासी जमातें हैं, 3 तो ख़ास तौर पर, वैसे तो अब हर जमात उनके निशाने पर आ गई है दहशतगर्दों के, लेकिन 3 सियासी जमातें पर्टिकुलरली ANP, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो मुल्क के बेशतर हिस्सों में अपनी इंतखाबी कैंपेन भी नहीं कर पा रही। तो इन हालात में ये जो इलेक्शन के नताइज आएंगे, क्या वो वाकई कोई गेम तब्दील कर सकेंगे या इन नताइज को आप एक्सेप्ट कर सकेंगे कि ये वाकई एक मुनसिफाना इंतखाबात थे? डिपेंड करेगा टर्न आउट पे। अगर टर्न आउट सिग्निफिकेंट हो, सब्सटेंशियल हो, फिर तो इनके नताइज को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन भले किसी जमात को इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं भी दी गई। देखिए ना, इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त हुकूमत की तरफ से सबको दी गई है,
अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इतने पावरफुल हैं, कुछ ऐसे सेबोटियर्स हैं जो इतने ताकतवर हैं कि जो धमाके करा के लोगों को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हरासान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लोग इससे खौफ खा के घर में बैठ गए और कैंपेन नहीं चलाई तो हम इसको इदारों का फेल्योर कहेंगे। लेकिन अगर टर्नआउट काफ़ी हुआ, मसलन 60% तक टर्नआउट हुआ, 65% तक हुआ, जैसे कि उम्मीद है कि हो जाएगा, फिर तो इन नताइज को आपने तस्लीम करना होगा। चले, ये टर्नआउट की आपकी बात सही, अगर हो गया तो उसको आप तस्लीम करेंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन ये थी कि बलूचिस्तान में तो और KPK में वो तंजीमें जो हैं वो उन लोगों को, असातिज़ा को कह रही हैं कि अगर आप आए पोलिंग स्टेशन पर तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो इन हालात में आप देखते हैं पोलिंग हो जाएगी? कि वो नहीं हो सकता। ये वैसे थ्रेट्स हैं, लेकिन इतने वसी पैमाने पे चित्राल से लेके क्वेटा तक, क्वेटा से कराची तक सारे जितने हज़ारों टीचर्स हैं उनको रोकना और बंदूक की नोक पे रोकना, ये वैसे एक इंटिमिडेशन तो है, एक उन पे रौब जमाने की कोशिश है, लेकिन ये होगा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जो 3 पार्टियां आपने गिनवाई, आप देखें कि आज JY के पार्टी पर हमला हुआ है और ट्राइबल एरिया में हुआ है, जहां की समझा जाता है कि शायद वो ज़्यादा मजबूत हैं मजहबी दीनी पार्टियां, तो आज उनके जुलूस पे, जलसे पे हमला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये अक्रॉस द बोर्ड है। हो सकता है कुछ पार्टियां ज़्यादा सफ़र कर रही हों, कुछ पार्टियां कम सफ़र कर रही हों। अच्छा, एक सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में आता है कि ये तमाम जो तंजीमें हैं जहादी, ये बनाई गई थी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसमें शरीक थी, अफ़गान जहाद के वक्त ये बनाई गई थी। अब क्या ऐसा हुआ बीच में कि कोई किसी के काबू में ही नहीं है? देखें, इंस्टीट्यूशंस की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस की बात है। तो अगर इंस्टीट्यूशन इतने ज़ईफ़ हो जाएं, पुलिस के भी और इंटेलिजेंस वालों के भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी, जो आप इसे फेलियर कह रहे हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि जानबूझकर आंखें बंद की जा रही हैं बाज़ ग्रुप्स के हवाले से। मैं नहीं समझता कि ऐसे है, ऐसे हो नहीं सकता। ये बईदस क़ियास है, क्योंकि मुल्क में ऐसे अफरा तफरी को हवा देना जिससे मुल्क की बुनियादें हिल जाएं, जहाँ सारे लोग पाकिस्तान पे हंसने लगे, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डिलिब्रेट कोई इन्वॉल्व हो सकता है कि डिलिब्रेटली एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को मुतज़ल्ज़ल किया जाए। ये नहीं हो सकता। हो सकता है उनका और रोल हो, बाज़ लोगों का नेगेटिव रोल हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो ये करवा रहे हों या उसमें मुलविस हों। मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरी ज़रूर है, ये उनकी इनकॉम्पिटेंस ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई डिलिब्रेट इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं है। मेमन साहब हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और बात करेंगे इस स्टोरी पर। अफगान सदर हामिद करजई कहते हैं कि हम यूनियन लाइन को नहीं मानते। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? वेलकम बैक। अफगान सदर हामिद करजई ने अचानक पैंतरा बदला और ये शोशा छोड़ दिया कि पाक अफगान सरहद ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। उन्हें ऐसा करने पर किसने मजबूर किया मालूम नहीं, लेकिन लगता है कि CIA का खुफिया फंड अपना काम दिखा रहा है, जिसका एतराफ़ वो खुद भी कर चुके हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने हर माह डॉलरों से भरे सूटकेस और शापर बैग देती है। कोई खुफिया एजेंसी किसी मुल्क के सरबराह को क्यों पैसे देती है, सब जानते हैं। इन डॉलरों के एवज अफगान सदर क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, हम सिर्फ इशारों में ही बता सकते हैं। सदर हामिद करजई ने यह दलील भी पेश की है कि ना उन्होंने और ना उनसे पहले किसी अफगान हुकूमत ने इस सरहद को तस्लीम किया। मज़हका खेज बात यह है कि अफगान सदर ने यह इल्ज़ाम भी दाग दिया कि पाकिस्तान इस सरहद को तस्लीम कराने के लिए सरहदी झड़पें करा रहा है। लगता है अफगान सदर जाते जाते भारतीय लाबी को खुश करना चाहते हैं, जो एक अरसे से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का ख्वाब देख रही है। अफगान सदर हामिद करजई कई मरतबा ये इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्हें सदर बनाने में पाकिस्तान की हमायत और मदद हासिल थी। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। मेमन साहब, ये इतना पुराना इशू, तो ये अब उन्होंने कह दिया कि हम नहीं मानते। क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या करना चाहता है अफगानिस्तान? 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि ये 120 साल पुरानी मुआहदा है, बाउंड्री है, बॉर्डर है। 120 साल के बाद इसमें कोई तरमीम करना, मैं समझता हूँ कि अहमकों की जन्नत में रहना है। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान ने कभी भी फॉर्मली
रस्मी तौर पे इस मसले को पाकिस्तान के साथ नहीं उठाया। ये बयान उन्होंने उस मौके पर दिया जब वो एक फौजी उसके घर गए जिसकी फ्यूनल हो रही थी, जो पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट पर हमले के दौरान मारा गया। देखिए, उनको ही हैज़ टू प्ले टू द गैलरी, लेकिन बात उस वक्त होगी जब वो फॉर्मली टेकअप करेंगे कि हम इस बॉर्डर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आकर हमारे साथ बातचीत शुरू करें। क्योंकि और बॉर्डर को वो इसलिए मानते हैं कि वहाँ पे उनकी चौकियाँ हैं, कस्टम जोन है, बॉर्डर क्लियरली डिफाइंड है, आइडेंटिफाइड है, हमारी फोर्सेस अपनी तरफ ऑपरेट कर रही हैं, उनकी फोर्सेस उनकी तरफ ऑपरेट कर रही हैं, लोगों के आने जाने में इमिग्रेशन के रूल्स हैं, पासपोर्ट और वीज़ा के रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर वो बॉर्डर को नहीं मानते और अमलन इस पे अमल पैरा हैं, तो फिर ये जो तोरखम और चमन और बाकी बॉर्डर पे लोगों का आना जाना, वीज़ों का और पासपोर्ट का जो वो है निज़ाम, वहाँ पे जो तिजारत का जो निज़ाम है, जो वहाँ फोर्सेस का निज़ाम है, तो ये कैसे फिर चल रहा है। न सिर्फ ये कहा कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि अपनी बंदूकों का रुख पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब मोड़ दिया जाए। और ये आप ज़हन में रखें बात कि ये उन्होंने जो फौजी उनका एक मारा गया पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमले के दौरान, उसके फ्यूनरल पर ये बातें कही हैं, तो ये तो एक बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं वो पाकिस्तान को। देखिए, वो मैसेज इस तरह पहले भी वो देते रहे हैं। ये वक्ती बातें हैं, ट्रांजिएंट फिनोमेना है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बहुत गंभीर मसाइल चैलेंजेस का सामना है। वहाँ पे जंग है, यहाँ पे बॉर्डर की डिस्टेबलाइजेशन है, ट्रेड है, 17 लाख अफगान पाकिस्तान में है, 17,000 पाकिस्तानी अफगानिस्तान में है, तिजारत है एक दूसरे के साथ। लेकिन सबसे अहम जो आजकल बात वो अफगान रिकंसिलिएशन प्रोसेस, उस पर आपका कमेंट चाहूँगा कि अब क्या देखते हैं फ्यूचर, इतनी टेंशन है सरबराहों के दरमियान। ये जो मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। ये बयानबाजी डिफरेंट लाइन के हवाले से कुछ देर रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। वजह क्या है इस बयानबाजी की, क्या हासिल करना चाहते हैं? वहाँ पे अफगानिस्तान में लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मैं आपकी हुकूक के लिए लड़ता हूँ और मैं किसी का पिट्ठू नहीं हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ। वहाँ पे जो गैर पुख्तून हैं, जो ताजिक हैं, उज़्बक हैं, तुर्कमन हैं, जो हज़ारा हैं, उनको तो पाकिस्तान के बारे में अफगानिस्तान के अंदर आम पख्तूनों में ये जज्बात मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। देखिए, उसी पैमाने पे हॉस्टिलिटी मौजूद है और उसके लिए एक दूसरा प्रोग्राम करना पड़ेगा कि उसके महरकात क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हॉस्टिलिटी मौजूद है, न सिर्फ पुख्तूनों में बल्कि बाकी कौमियतों में। और ये 30-35 साल से जब हमारी इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई है, 1979 में जब वहाँ पे इनकलाब आया और वहाँ से मुहाजिर यहाँ आए और फिर जिहाद शुरू हो गया सोवियत यूनियन के खिलाफ, ये उस वक्त की बात है। तो वो उसके बड़े, लेकिन हम तो हमेशा यही सुनते रहे कि हमने अफगान भाइयों के लिए जिहाद किया, गैर मुल्की फौज का जो एक कब्जा था उससे छुड़ाया, और बड़े तल्लुकात हैं, भाई भाई हैं। उससे बढ़कर आपने कुछ और भी किया। आपने ये किया जो सबसे बड़ी वजह है, मैं मुख्तसरन बात करता हूँ क्योंकि ये डिटेल्स की बात है। सबसे बड़ी बात ये हुई, बदकिस्मती की बात ये हुई कि पाकिस्तान ने कभी एक वारलॉर्ड को सपोर्ट किया, कभी दूसरे को, कभी एक सियासी पार्टी को सपोर्ट किया, कभी दूसरे को। तो अफगानों के दिलों में, उनके दिमागों में ये तसर उभरा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है किसी एक पार्टी को, कभी दूसरी पार्टी को, कभी एक लीडर को। हालांकि ये हकीकत नहीं है, लेकिन बाज़ इक़दामात ऐसे किए गए जिनकी वजह से ये तासुर उभरा। वो तासुर आज तक है और उस तासुर को ज़ायल करने के लिए वक्त भी होगा, डिप्लोमेसी की भी ज़रूरत है, कुछ अमली इक़दामात करने की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इतने बड़े चैलेंजेस का सामना है कि अब वो ड्यूरेंट लाइन जैसे एक ऐसे यानी ऐसा मसला जिसका कोई हल, कोई गैर अहम मसला है, गैर अहम मसला है, उस पर वक्त ज़ाय नहीं कर सकते। वहाँ पे मसले बड़े गंभीर हैं, इंसानी मसाइल हैं, तबाही के मसाइल हैं, वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन के मसाइल हैं, रिहेबिलिटेशन के मसाइल हैं। वहाँ जो 2014 में अमेरिकन फोर्सेस निकलने वाली हैं, उसके बाद जो सूरत हाल होने वाली है, वो मसला है। पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में जो तहरीक चल रही है, वो मसला है। जो इंसानी मसाइल हैं, जहाँ से इंसान सफ़र हो रहे हैं, ड्यूरेंट लाइन की वजह से कोई न सफ़र कर रहा है, न किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, न अफगानिस्तान में कभी इसके खिलाफ कोई जुलूस निकला है, न उन्होंने फार्मली रस्मी तौर पर पाकिस्तान के साथ कभी इस मसले को उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम अहमद साहब।
मेहमद साहब बता रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हवाले से एक एनिमोसिटी मौजूद है और उसकी वजह गालिबन हमारी गलत पॉलिसियां रही हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी की। पाक भारत पानी का मसला, भारत ने जो किया सो किया, हमने खुद क्या किया। दुनिया में पानी के बढ़ते हुए बहरान के बायस आलमी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगली जंग पानी पर होगी, और दुनिया के बहुत से ममालिक की तरह पाकिस्तान भी पानी के बहरान का शिकार है। हमारी मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है और ज़राअत का दारोमदार पानी पर, लेकिन हमारी हुकूमतों की लापरवाही और पॉलिसी साजों की गफलत के बायस हम पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूम होते जा रहे हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तानी दरियाओं पर मुसलसल डैम्स बना रहा है, और दूसरी तरफ हमारी हालत यह है कि हमारे हिस्से में जो पानी आ रहा है उसे महफूज रखने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं। दरिया रावी से दरियाए चनाब तक हमारे दरिया खुश्क हो चुके हैं। भारत सिंध तास मुआहदे की आड़ में 3 दरियाओं के पानी पर कब्जा कर चुका है। भारत मशरकी दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी का सिर्फ 8 मिलियन एकड़ फुट पानी हासिल करने का मजाज था, लेकिन भारत ने बड़े बड़े डैम बनाकर पानी अपनी हदूद में रोक लिया है। दरिया चनाब के पानी पर भारत को मुकम्मल कंट्रोल है। बगलियार डैम की तामीर से पहले पाकिस्तान का 90 लाख एकड़ रकबा सैराब होता था, अब सिर्फ 23 लाख एकड़ सैराब हो रहा है। दरिया चनाब का पानी अचानक रुक जाने के बाद पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इससे जनूबी पंजाब ज्यादा मुतासर हुआ है। इस लापरवाही और गफलत का कौन जिम्मेदार है? सब खामोश हैं। हमारे पॉलिसी साज सोए हुए हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो खदशा है कि एक दिन हमारे लहलहाते खेत बंजर हो जाएंगे। हमारी मईशत को लोड शेडिंग से इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना पानी की अदम दस्तयाबी से पहुंचेगा। इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में वापडा के साबिक चेयरमैन शम्सुल मुल्क। अस्सलाम वालेकुम जनाब शम्स साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, कहा यह जा रहा है कि जो अगली लड़ाई होगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो कश्मीर पर नहीं पानी पर होगी। बिल्कुल बिल्कुल लगता यही है, अल्लाह न करे कि ऐसा हो, क्योंकि जो लड़ाइयाँ अभी तक होती रही हैं दुनिया में इंसान की तारीख में, वो कोई या तो इन चीज़ों के ऊपर इलाका को कब्ज़ा करना, कोई नेशनल रिसोर्सेज को कब्ज़ा करना, इसके लिए थी। पानी की लड़ाई अगर जो होगी वो ज़िंदगी के लिए होगी, क्योंकि पानी आम तौर की तरह कोई कमोडिटी नहीं है जिसकी आप इंपोर्ट, ये कोई गैस नहीं है कि आप इसको इंपोर्ट करें ईरान से। अच्छा, ये बात तो ये बात आपकी सही है। भारत का भी हमने देखा कि वो तो पानी रोक ही रहा है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में क्या हुआ? हमने कोई कोशिश ही नहीं की, कोई डैम नहीं बनाया, कोई पानी के रिजर्वायर नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए कि हमें नहीं बनाया दिया गया। हमारे लोग जो थे वो एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए। और ये बात सिर्फ आज नहीं है, ये बात तो मुझे हमने कोई 20 साल पहले ये बातें कही थी। मुझे एक दफ़ा एक साबिक चेयरमैन वापडा ने मुझे कहा कि शम्स साहब, आपकी पहली दफ़ा जब मैंने एक तकरीर में ये बात सुनी कि आपने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग तो हो रही है, लेकिन लगता ये है कि अब पानी की भी शेडिंग होगी। तो कहते हैं मैं उसको पहली दफ़ा जब मैंने बात सुनी तो मैं समझ नहीं सका कि आपका मतलब क्या है। अब मेरी समझ में आ गई है कि आप क्या कहना चाहते थे। अच्छा, तो ये मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि हमारा जो पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी है उसमें बतदरीज कमी हुई है, और ये बताया जाता है कि अब हम सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोर कर सकते हैं, जबकि जो दुनिया के ममालिक हैं, इवन मिस्र जैसा मुल्क भी 900 दिन तक अपना पानी स्टोर कर सकता है, और वहां पे सिर्फ एक दरिया नील है। बात यह है कि ये दुनिया में पिछली सदी में 46,000 डैम बने, मीडियम और बड़े, और इसमें करीबन कोई 22,000 के करीब चीन में बने, कोई 6,500 के करीब अमेरिका में बने, कोई 4,500 के करीब हिंदुस्तान में बने। हिंदुस्तान आज भी 659 मीडियम और लार्ज डैम्स के ऊपर काम कर रहा है। आपको लोगों ने कह दिया कि जी एक डैम से पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अब मेरी समझ में तो ये बात इसलिए नहीं आती कि अगर डैम बनने से पाकिस्तान तबाह होना था तो ये 46,000 डैम जो इस ज़मीन के ऊपर बने, ज़मीन को तो तबाह होना चाहिए था। और ख़ास तौर से वो मुल्क जिस तरह मैंने जिक्र किया कि चीन जो है जिसने 22,000 बनाए, अमेरिका ने बनाए, हिंदुस्तान ने बनाए, लेकिन हो ये रहा है
कि ये मुल्क जिन्होंने डैम बनाए वो तो मज़े में हैं, वो तो डेवलप हो गए, उनकी तो तरक्की आ रही है, दुनिया में वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और हम जिन्होंने एक भी नहीं बनाया तो हम बड़े मुश्किल में हैं। अच्छा, मैं आपसे, आपने ये कहा बड़ी मुश्किलात है, मैं बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे, क्या पाकिस्तान के पास कोई एक वाटर पॉलिसी है या हम कोई स्ट्रेटेजी बनाने में अब तक कामयाब हुए हैं कि इस क्राइसिस को कैसे कंट्रोल करेंगे फ्यूचर में? देखें, आपका एक बहुत बड़ा अहम मसला है, और वो अहम मसला ये है, मसलन एक दफ़ा ये टीवी के ऊपर मुझे एक एंकर ने ये पूछा कि ये अब बिजली की बात हो रही थी कि भाई ये क्यों ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि ये पाकिस्तान के आवाम का मसला है, पाकिस्तान के हुक्मरानों का मसला नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए न बिजली की कमी है, न उसकी कीमतें ज़्यादा हैं, और इसलिए ये उनके लिए जो जब तक ये कोई मसला पाकिस्तान के हुक्मरानों का नहीं होगा वो मसले हल नहीं होंगे। अब वो पानी जो है, जो हमारे हुक्मरान हैं, अब उनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया शमसल मुल्क साहब आपका, जो कह रहे थे कि यहाँ पे मसाइल इसलिए हल नहीं होते कि ये हुक्मरानों के मसाइल नहीं है। नाजरीन, ये था आज का आपका प्रोग्राम। कल हाजिर होंगे मजीद खबरों और तज्जियों के साथ। अल्लाह हाफिज।